हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो डीएसी द्वारा करीबन 52,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर अप्रूवल दी गई है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए कुछ ना कुछ है। हमने इसके बारे में कल सुबह भी चर्चा करी थी। तो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, उसके बाद वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, सूडो सैटेलाइट्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है और इसको सटल वे में बहुत कम क्लैरिटी के साथ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर टैंक के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के एक्विजिशन को लेकर भी बात कही गई है। तो क्लैरिटी नहीं दी है कि कितने बड़े नंबर में इनको प्रिक्योर किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या होगी, ये सिस्टम कहाँ से होंगे, लेकिन ये बात क्लियर करी गई है कि इनका प्रिक्योरमेंट किया जाएगा। तो इंडियन आर्मी द्वारा बहुत बड़े नंबर्स में टैंक्स को ऑपरेट किया जाता है। 1000 के ऊपर हमारे T-90 और T-72 की फ्लीट है। फिर अर्जुन टैंक्स हमने प्रिक्योर किए हैं। अब लाइट टैंक्स की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जोरावर लाइट टैंक्स इनिशियली हम 59 के नंबर्स में प्रिक्योर करेंगे। उसके बाद 250 से 300 एडिशनल टैंक्स को प्रिक्योर करने का प्लान है। तो टैंक वॉरफेयर पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। तो पहले की जो टैंक सर्वाइवेबिलिटी थी वो टैंक के आर्मर पर डिपेंडेंट थी। तो रोल्ड होमोजीनियस आर्मर पर काम किया गया, कंपोजिट आर्मर पर काम किया गया, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पर काम किया गया ताकि एनिमी के लीथल राउंड्स को ये झेल पाएँ। लेकिन उसके बाद फिर आर्मर्ड पियर्सिंग राउंड्स आ गए और फिर अब मॉडर्न थ्रेट में जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं ये बड़ा थ्रेट बनी हुई हैं। साथ में जो FPV ड्रोन्स हैं ये बड़ा थ्रेट बने हुए हैं। तो इसको देखते हुए ये रियलाइज़ किया गया कि खाली आर्मर भर स्ट्रॉन्ग करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये राउंड्स टैंक को हिट हों उससे पहले इनको इंटरसेप्ट किया जाए, क्योंकि एक टैंक के कंपैरिजन में ये बहुत चीप हैं और एक बड़ी डैमेज को कर सकते हैं। तो कॉस्ट फैक्टर को देखते हुए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर सामने आई और इनको डेवलप किया गया। डेफिनेटली ये टैंक के कॉस्ट को बढ़ा देते हैं क्योंकि सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, लेकिन टैंक सर्वाइबिलिटी के लिए क्रूशल है। तो यहाँ पर दो टाइप के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं। पहला हार्ड किल, दूसरा सॉफ्ट किल। सॉफ्ट किल में बेसिकली जो इनकमिंग मिसाइल है उसको जैम करने की कोशिश करी जा रही है। यूजुअली ये जो लेज़र गाइडेड मिसाइल हैं ये लेज़र बीम को राइड करते हुए आती हैं। तो यहाँ पर लेज़र डैजलर को दिया गया है। उसके बाद अगर इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स है तो इंफ्रारेड जैमर्स को दिया जाता है और स्मोक को यहाँ पर छोड़ा जाता है ताकि ये टैंक हाइड हो पाएँ। वहीं पर जो हार्ड किल सॉल्यूशंस हैं उसमें डायरेक्टली इन म्यूनिशंस को प्रोजेक्टाइल से हिट करके डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन चार्जेस को डिप्लॉय किया जा सकता है या फिर एक्सप्लोसिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर्स को डिप्लॉय किया जा सकता है। तो ये इनकमिंग प्रोजेक्टाइल्स से कोलाइड करते हैं और उन्हें मिड फ्लाइट ही डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो मेन चैलेंज है ये हार्ड किल APS को डेवलप करना है और लाइकली इसी के लिए यहाँ पर DSC क्लियरेंस दिया गया है। तो ये बात हम आपको बता दें कि DRDO द्वारा भी APS को बनाया जा रहा है, लेकिन अभी उसका डेवलपमेंट जो है वो चल ही रहा है और ये प्रोडक्शन के या फिर सर्विस इंडक्ट होने के क्लोज नहीं है। तो लाइकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा ये इंपोर्ट के लिए ही होगा और ये किस टाइप के सिस्टम हो सकते हैं इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले DRDO के APS की बात कर लेते हैं। तो DRDO द्वारा जो APS बनाया जा रहा है ये DRDO की मल्टीपल लैब का एफर्ट है, जिसके अंतर्गत T-90 टैंक्स में, नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक्स में, अर्जुन टैंक्स में इन APS को लगाया जाएगा। तो यहाँ पर CVRDE यानी कि कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट लीड एजेंसी है। वहीं पर जो सेंसर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे जिसमें रेडार्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूडेड होंगे, इनको प्राइवेट फर्म्स और LRDE द्वारा बनाया जाएगा। वहीं पर हार्ड किल के लिए जो ब्लास्ट बेस्ड काउंटर मेजर होगा इसको HEMRL यानी कि हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैब द्वारा डेवलप किया जा रहा है। साथ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी भी इन्वॉल्व है। तो 2022 में ही एक टेंडर निकाला गया था जिसमें इस APS के डेवलपमेंट की बात कही गई थी। तो ये मेक 2 कैटेगरी के अंतर्गत बनाए जाने हैं। करीबन 818 APS की रिक्वायरमेंट सामने रखी गई थी, मेनली T-90 टैंक्स के लिए। और यहाँ पर मांगा गया था कि 360 डिग्री की कवरेज चाहिए और ओवरऑल जो पूरे सिस्टम का वेट है ये 1000 किलोग्राम से कम का ही होना चाहिए। वहीं पर सर्विस लाइफ 3000 आवर्स की मांगी गई थी और ये -5 डिग्री से +45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर फंक्शन करें, ये डिमांड करी गई थी। साथ में यहाँ पर हाइब्रिड आर्किटेक्चर मांगा गया था जिसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल दोनों सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। तो इसके बारे में फर्दर डिटेल्स जो हैं एरो इंडिया में आई थी, जहाँ पर ये पता लगा था कि 4 X बैंड के रेडार पैनल्स इसमें लगेंगे जो कि 360 डिग्री टारगेट को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर जो काइनेटिक लॉन्चर हैं ट्यूब बेस्ड लॉन्चर होंगे
और 180 डिग्री आर्क को कवर करेंगे। तो ये टर्रेट की तरह होंगे जो कि रोटेट करेंगे। वहीं पर एलिवेशन कवरेज करीबन 90 डिग्री की बताई जा रही है, यानी कि टॉप किल से भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर इंटरसेप्शन रेंज जो है ये 20 से 50 मीटर की होगी, और जो रडार यहाँ पर दिए गए हैं ये UAVs को भी डिटेक्ट कर पाएंगे करीबन 2 किलोमीटर की रेंज से। तो यहाँ पर शुरुआत से ही काउंटर US सिस्टम को इंक्लूड किया जाएगा। तो काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है, चैलेंजिंग भी है, क्योंकि टॉप अटैक से खासकर यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है। पर अभी इसके ट्रायल्स भी चालू हुए हैं, इसके पब्लिक डोमेन में सबूत तो नहीं मिलते हैं। बाकी APFSGS राउंड्स को इंटरसेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट मैक 5 की स्पीड अचीव हो जाती है जो पेनिट्रेटिंग मेटल रॉड है उसकी, और इस स्पीड में इनको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इवन। और ये DRDO करने की कोशिश कर रहा है। तो इवन जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट APS सिस्टम माने जाते हैं वो भी स्ट्रगल इस चीज़ में करते हैं। तो ये हमारे लिए चैलेंज है। अगर APFSGS राउंड्स को हमारे APS रोक पाता है तो दुनिया में दूसरे APS इतने कैपेबल नहीं है। खैर, यहाँ पर अभी टेस्टिंग और ट्रायल्स का पीरियड जो है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है पब्लिक डोमेन के हिसाब से, तो भी हम इसको एक्चुअल में सर्विस में नेट करने के दूर हैं। तो यहाँ पर किस टाइप के APS का प्रोक्योरमेंट हो सकता है? तो इजरायली राफेल के ट्रॉफी APS को लेकर पास्ट में न्यूज़ आई हुई हैं, और जोरावर टैंक को इनसे इंटीग्रेट करने की बात खास कर करी जा रही है। इसको लेकर राफेल और लार्सन टोब्रो में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी एरो इंडिया में साइन हो गया था, जिसके अंतर्गत ट्रॉफी APS को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाना है और ये L&T द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर इन APS को जोरावर के लिए पर्टिकुलरली लिया जाना है या फिर T-90s, T-72s और अर्जुन को लेकर ये प्रोक्योरमेंट देखा जा रहा है, इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। जो प्रेस रिलीज आई है उसमें ये चीज़ मेंशन नहीं करी गई है, लेकिन जो MOU साइन हुआ था L&T के साथ उसमें ये चीज़ ज़रूर कही गई थी कि लाइकली T-90s के लिए भी इन APS का प्रोडक्शन इंडिया में हो सकता है। तो अब ये ट्रॉफी APS हैं कैसे? तो कई इंडिया में ऐसे हैं जो कि कहेंगे कि बिल्कुल बेकार सिस्टम है, ये पूरी तरीके से गाज़ा में फेल हो गए थे, हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इन्हें अच्छा बताएंगे। तो ऐसा नहीं है। जितने भी APS अवेलेबल हैं वो कुछ डिग्री तक कुछ सिनेरियोज में काफ़ी इफेक्टिव हैं, लेकिन कुछ वहाँ पर ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर इनकी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होती है। तो ब्लाइंड स्पॉट हर सिस्टम के होते हैं, सिमिलरली ट्रॉफी के भी हैं। तो ट्रॉफी का डेवलपमेंट एक्चुअली 2006 में जब लेबनान वॉर हुई थी और इजराइल को बड़े लॉसेस झेलने पड़े थे, उसके बाद चालू हुआ था, और 2010 के अराउंड ये दुनिया का फुली ऑपरेशनल APS सिस्टम बना था। तो यहाँ पर 4 फ्लैट पैनल में एल्टा ELM 2133 विंडगार्ड FG बैंड के फायर कंट्रोल रेडार दिए गए हैं जो कि टारगेट का पता लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फायर कंट्रोल कंप्यूटर दिया गया है जो कि टारगेट के हिसाब से कैलकुलेशन करता है कि क्लोजेस्ट अप्रोच इंटरसेप्शन पॉइंट क्या होगा, थ्रेट को क्लासिफाई करता है। और उसके बाद यहाँ पर 2 रोटेटिंग लॉन्चर्स दिए गए हैं दोनों साइड पर, जो कि हाईली फोकस्ड EFPs को लॉन्च करते हैं। EFPs क्या है? एक्सप्लोजिवली फॉर्म्ड पेनिट्रेटर्स, और ये मिली सेकेंड में काम करता है और आने वाले थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है। साथ में इनका ड्यूल यूज़ है, ये टारगेट को लोकेट करने का भी काम करता है, तो टैंक के सिचुएशनल अवेयरनेस को बेटर बनाता है। तो क्योंकि ये सबसे पहला ऑपरेशनल हुआ APS है, इसलिए सबसे ज़्यादा रिफाइंड भी है, और एक्चुअल वॉर एक्सपीरियंस के बाद इनमें चेंजेस किए गए हैं। तो आज का जो ट्रॉफी है ये काफ़ी कैपेबल है। तो गाज़ा में इनको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। 2011 से ही इनको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया गया था, और 2023-24 तक कहा जाता है कि जो इंटरसेप्शन रेट यहाँ पर अचीव किया गया ये 85 से 90% था, वो भी डेंस अर्बन कॉम्बैट इन्वायरमेंट में, जो कि हाईली इम्प्रेसिव है। पर सब कुछ इतना अच्छा नहीं था। इस बार जब गाज़ा में इनको इस्तेमाल किया गया तो कई ऐसे इंसिडेंट दिखे जहाँ पर हमास द्वारा इनकी वल्नरेबिलिटी को समझते हुए इनको टारगेट किया गया और कई टैंक्स को नुकसान पहुँचाया गया ATGM का इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक एंटी टैंक राउंड आता है, उसको जब ये सिस्टम न्यूट्रलाइज कर लेता है तो फिर जो फायर्ड राउंड है उसको रीलोड करना पड़ता है, और उसके बीच में करीबन 1.5 सेकंड का समय लगता है, और इसी टाइम के बीच में दूसरी ATGM फायर करी जाती है जो कि फिर टैंक को हिट कर लेती है। तो हिजबुल्लाह द्वारा थरल्ला ATGM को बनाया गया है, जिसके अंतर्गत रशिया की कॉर्नेट ATGM बेस्ड तलविया मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 2 ATGM एक साथ माउंट होती हैं और इनको 0.4 सेकंड के इंटरवल में फायर किया जाता है, और ये इन APS के अगेंस्ट में काफ़ी इफेक्टिव साबित हुई थी। उसके बाद FPV ड्रोन के आने के बाद से
अब इतने सारे ड्रोन्स को लॉन्च करके आप इन सिस्टम्स को कंफ्यूज कर सकते हैं और ये जो रीलोड टाइम में डिले हो रही है इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा थ्रेट आ गया है, क्योंकि ये चीप ड्रोन्स है तो आप मल्टीपल एक बार में छोड़ सकते हैं और इनको परेशान कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ पाई जा रही है कि अब इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए जो ऊपर का थिनर आर्मर है उस पर टारगेट किया जाता है और पूरे टैंक को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और APS जो है वो पूरी तरीके से यूजलेस साबित हो रहे हैं। तो ये खाली ट्रॉफी के लिए नहीं है, बल्कि हम भी यहाँ पर APS डेवलप कर रहे हैं जो कि लगभग सिमिलर प्रिंसिपल पर काम करेंगे और ऐसे सिनेरियो में वो भी वल्नरेबल होंगे। तो क्या अब ये APS पूरी तरीके से यूजलेस हो गए हैं? ऐसा नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर में ये पाया गया है कि APS के ना होने की वजह से टैंक लॉसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो अब APS को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए? तो फिलहाल एक नई टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है, ये इजराइल ने शुरू किया था। कोप केजेस का यूज़ किया जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी ये काफ़ी दिखा है। इंडियन आर्मी ने भी ये अडेप्ट किया है, जिससे आप FPV ड्रोन से इन टैंक्स को बचा सकते हैं, क्योंकि मेन ऊपर से ही वल्नरेबिलिटी होती है। वहीं पर इन APS सिस्टम को इनके पैरेलल में यूज़ किया जा रहा है। तो ये सिस्टम अभी भी नेसेसरी है। हाँ, अभी भी यहाँ पर वल्नरेबिलिटी रहेगी, जैसा कि हमने बताया रीलोड टाइम यहाँ पर होता है और डेफिनेटली मल्टीपल ATGM से आप इन टैंक्स को और इन APS सिस्टम को ओवररन कर सकते हैं, लेकिन ये किसी चीज़ के लिए भी वैलिड है। पर अगर आप नॉर्मल सिनेरियो को देखते हैं जहाँ पर एक ATGM राउंड मुश्किल से फायर किया जाता है और उसके 1 या 1.5 सेकंड के गैप में दूसरा फायर नहीं किया जा पा रहा है, तो ये इफेक्टिव साबित होंगे। इसलिए इनका फ्लीट वाइड अडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है और लाइकली इसी थ्रेट को देखते हुए अब इंडियन आर्मी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। तो इनिशियली ये ट्रॉफी APS को ही ले रहे हैं, पर फ्यूचर में DRDO APS भी रहेगा और वो अगर जो पैरामीटर्स रखे गए हैं उसमें खरा साबित होता है तो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट APS सिस्टम होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।